हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में स्टूडियस क्लासेज में। आज हम शेयर करेंगे शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के जो प्रीवियस ईयर में लघु उत्तरीय प्रश्न जो एमजीकेवीपी के पूछे गए हैं उसको यहाँ पे आज मैं डिस्कस करूँगी। मैंने 3 क्वेश्चन को साथ में यानी 3-3 का कॉम्बो मैंने रखा है। अगला वीडियो भी आएगा, उस पर भी आपको 3 क्वेश्चन की जो है श्रृंखला देखने को मिल जाएगी। तो 3-3 क्वेश्चन हम करके देखेंगे। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन रखे हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है अनुसंधान में परिकल्पना या उपकल्पना का महत्व बताइए। ये एमजीकेवीपी के लघु में 2017 में भी पूछा है, 2018 में भी पूछा है। और दूसरा प्रश्न है सामान्य परिकल्पना एवं क्रियात्मक परिकल्पना में अंतर बताइए। तो ये भी आपके 2017 में पूछा है, 2018 में पूछा है। तीसरा हमने क्वेश्चन रखा है एक अच्छी क्रियात्मक परिकल्पना की विशेषता बताइए। अगर ये भी आ जाता है कि केवल क्रियात्मक परिकल्पना की विशेषता बताइए, तब भी आप ये जो क्वेश्चन का आंसर है आप वो लिख सकते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 17 में भी 17 वाले पेपर में भी आया है, 18 वाले पेपर में भी आया और 19 वाले पेपर में भी आया है। तो ये तीनों साल 17, 18, 19 लगातार पूछा है। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट ही करा रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों तक जो है ईजी लैंग्वेज में आपको जो है अच्छी नोट्स प्रोवाइड कराने की। तो चलिए एक एक करके हम सारा आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे मैंने रखा है तो हम उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अनुसंधान में परिकल्पना का महत्व बताइए। तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे अनुसंधान में परिकल्पना का महत्व और लिखेंगे अनुसंधान में परिकल्पनाओं के महत्व को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। यानी कौन कौन से बिंदु हैं। पहला जो है महत्व है कि अध्ययन को उचित दिशा प्रदान करना। यानी परिकल्पना जो क्या करता है वो हमारे जो जिस चीज़ के बारे में हमें अध्ययन करना है उसके लिए वो कहीं ना कहीं उचित दिशा यानी एक जो है सही मार्ग प्रशासित करता है। तो वही यहाँ पे लिखेंगे कि अनुसंधान में उपकल्पना अध्ययन को उचित दिशा प्रदान करता है। इससे व्यर्थ का परिश्रम बच जाता है और व्यय भी कम होता है। यानी आप इसको इस तरह समझिए, आपको कहीं जाना है, किसी लक्ष्य पर पहुंचना है तो या फिर कोई रास्ता तय करना है तो आपको पता है कि आपको सीधे जाना है। अगर मोड़ है लेकिन आपको पहले से बता दिया जाए कि आपको सीधे जाना है तो आप सीधे जाएंगे। तो उससे आपका क्या होगा, आपका समय बचेगा और साथ ही साथ आपकी ऊर्जा भी बचेगी। तो ये क्या करता है कि अनुसंधान में जो उपकल्पना होती है, उपकल्पना अध्ययन को उचित दिशा प्रदान कर देती है। इससे जो है समय हमारा बच जाता है और व्यर्थ की जो एनर्जी हमारी यानी जो हमारा परिश्रम है वो भी बच जाता है। तो ये पहला महत्व हो गया। दूसरा है अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना। तो देखिए इसको इस तरह समझिए कि जैसे हमको किसी टॉपिक या किसी घटना या किसी समस्या के बारे में अध्ययन करना है तो उसके बहुत सारे पहलू होंगे। किसी भी अगर हम समस्या को देखें तो समस्या के बहुत सारे पहलू होंगे और सबका एक साथ हम अध्ययन नहीं कर सकते। तो अगर किसी चीज़ के बारे में यानी किसी समस्या की किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर हमें गहन अध्ययन करना है तो उसको जो है परिकल्पना क्या करता है, ये उसको जो हमारा अध्ययन क्षेत्र होता है उसको ये कम कर देता है, सीमित कर देता है। जिससे हमारी काफ़ी मदद हो जाती है समस्या को अच्छे तरह से समझने में। तो इसके अंतर्गत यही चीज़ लिखा गया है कि अनुसंधानकर्ता किसी घटना, इकाई या समस्या का अध्ययन सभी पहलुओं के सामने रखकर नहीं कर सकता। अतः गहन एवं वास्तविक अध्ययन के लिए अध्ययन क्षेत्र को कम करना अनिवार्य है। इसमें उपकल्पना हमारी सहायता करता है। वही चीज़ कि बहुत सारे पहलू हैं लेकिन अगर हमको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में यानी गहन अध्ययन करना है तो समस्या के बारे में तो हमें पहले जो हमारा अध्ययन क्षेत्र है उसको हमें कम करना पड़ेगा। और इसमें कौन मदद करता है, परिकल्पना। तो ये हमने 2 महत्व बता दिए। चलिए थर्ड महत्व भी देख लेते हैं। थर्ड हमारा जो है अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण। तो उपकल्पना से अध्ययन के उद्देश्य का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। अर्थात उपकल्पना से हमें यह पता चल जाता है कि हम किसकी खोज कर रहे हैं। यानी उद्देश्य क्या है, हम मतलब क्या खोजना चाहते हैं, उद्देश्य क्या है अध्ययन का, वो हमें जो है पता चल जाता है उपकल्पना के माध्यम से। तो ये क्या करता है परिकल्पना या उपकल्पना, ये हमें बताता है कि हम किसकी खोज कर रहे हैं। तो हमारे उद्देश्य को कहीं ना कहीं निर्धारित कर दे रहा है, बता दे रहा है, हमें समझा दे रहा है कि आपका ये उद्देश्य है, आपको ये पूरा करना है। तो अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण करना भी जो है एक महत्व है किसका, आपके क्रियात्मक परिकल्पना का। चौथा है अध्ययन में निश्चितता लाना।
तो उपकल्पना अनुसंधान को सुनियोजित सुनिश्चित बनाने में सहायता देती है। इससे हमें यह पता चल जाता है कि कौन सी सूचना कहाँ से और कब प्राप्त करनी है। यानी जो है निश्चितता, यानी फिक्स कर देता है चीज़ों को। अध्ययन में हमें बता देता है कि हमें कब कौन सी सूचना कहाँ से लेनी है, कब प्राप्त करनी है। ये सब कुछ हमें जो है पता चल जाता है किसकी मदद से, आपके क्रियात्मक परिकल्पना की मदद से। तो कहीं ना कहीं ये अनुसंधान को क्या कर देता है, सुनियोजित कर देता है, सुनिश्चित कर देता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अध्ययन में निश्चितता लाना भी जो है क्रियात्मक परिकल्पना का एक महत्वपूर्ण काम है, या हमें उसमें ये मदद करता है। पांचवा पॉइंट है निष्कर्ष निकालने में सहायक। तो उपकल्पनाओं से समस्याओं के समाधान निकालने में सहायता मिलती है, जिससे निष्कर्ष निकालने में आसानी हो जाती है। यानी हमारे पास कोई समस्या है जिसको हमें समाधान निकालना है, तो हम क्रियात्मक परिकल्पना की मदद से बहुत अच्छे से उस चीज़ का समाधान निकाल सकते हैं और निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो समस्या का निष्कर्ष निकालने में भी क्रियात्मक परिकल्पना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो ये पांचवा पॉइंट हो गया। छठा हमारा लास्ट है सत्यता की खोज करने में सहायक। तो उपकल्पना सत्यता की खोज करने में भी बहुत सहायता करता है। अगर आपने क्रियात्मक अनुसंधान वाले टॉपिक में देखा होगा तो उसमें ये जो है बताया जाता है कि जो कारण है उसके लिए साक्ष्य होने चाहिए, यानी वास्तविक होना चाहिए। तो सत्य, कहीं ना कहीं सत्य की बात की गई है कि जो सत्यता है उसकी कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये 6 पॉइंट में आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। आप सेकेंड क्वेश्चन है सामान्य परिकल्पना तथा क्रियात्मक परिकल्पना में अंतर कीजिए। तो यहाँ पर आपको सामान्य परिकल्पना, देखिए परिकल्पनाएं दोनों चीज़ है या उपकल्पनाएं दोनों चीज़ है, लेकिन एक सामान्य है और एक क्रियात्मक है। तो अगर आप नाम से भी देखेंगे तब भी आप काफ़ी हद तक आइडिया लगा लेंगे। क्रियात्मक वाले में जो है क्रिया पक्ष का भाव रहता है, और समान में आपके जो मौलिक यानी जो सामान्य जो समस्याएं हैं उसके बारे में परिकल्पना बनाने की बात करी जाती है। तो नाम से थोड़ा बहुत स्पष्ट हो जाता है। तो अब चलिए हम देख भी लेते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे सामान्य परिकल्पना तथा क्रियात्मक परिकल्पना में अंतर। तो सामान्य परिकल्पना तथा क्रियात्मक परिकल्पना में अंतर को इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला है सामान्य परिकल्पना। देखिए मैं पहले पढ़ देती हूँ, फिर मैं इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझा दूंगी। आप चाहे तो जो मैं समझाऊँ उसको भी लिख सकते हैं, बहुत आसान होगा। सामान्य परिकल्पनाएं प्रायः मौलिक अनुसंधानों के तहत निर्मित की जाती हैं। इनके द्वारा समस्या विशेष के संबंध में सर्वाधिक संभव प्रणाली समाधान की कल्पना की जाती है। अनुसंधानकर्ता अपनी परिकल्पना का निर्माण अनेक संभव अनुमानों के आधार पर करता है। क्रियात्मक परिकल्पनाओं में भी एक प्रकार का अनुमान ही कार्यशील होता है, किंतु इस तरह की परिकल्पनाओं में क्रिया पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है। यहाँ अनुमान का उल्लेख क्रियात्मक पहलू को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। अब इसको समझ लेते हैं। तो देखिए बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगी, लेकिन मैं एक चीज़ नहीं समझाऊंगी कि मौलिक अनुसंधान क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो पड़ी है मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर मैंने अपलोड करी है। आपने नहीं देखी तो जाके देखिए, बहुत आसान शब्दों में समझाई है। एक बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम केवल बताएंगे कि जो सामान्य परिकल्पना है वो किस अनुसंधान के तहत है, और जो क्रियात्मक परिकल्पना है वो किस अनुसंधान के तहत निर्मित होती है। तो जो सामान्य परिकल्पना है देखिए वो मौलिक अनुसंधान के जो है तहत उसके तहत निर्मित होती है, लेकिन जो क्रियात्मक परिकल्पना है वो क्रियात्मक अनुसंधान के तहत निर्मित होती है। दोनों में अनुमान तो लगाया ही जाता है, यानी परिकल्पना तो दोनों में हो रही है, अनुमान दोनों में लगाया जाता है, लेकिन एक क्या है मौलिक अनुसंधान के तहत है और दूसरा क्या है क्रियात्मक अनुसंधान के तहत है। तो ये एक मेजर कारण है। तो अगर आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते, शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि समान परिकल्पनाएं मौलिक अनुसंधानों के तहत निर्मित होती हैं और क्रियात्मक परिकल्पनाएं क्रियात्मक अनुसंधान के तहत निर्मित होती हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में क्रिया पक्ष का विशेष महत्व होता है। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है क्रियात्मक परिकल्पना की सत्यता का पता अल्प अवधि में लगाया जा सकता है, किंतु समान परिकल्पनाओं की सत्यता एक निश्चित अवधि के बाद स्थापित हो पाती है या स्थापित हो जाती है। तो देखिए इसको इस तरह समझिए, जो क्रियात्मक परिकल्पना है वो कहीं ना कहीं स्कूल से रिलेटेड है। हमने परिकल्पना की, स्कूल की प्रॉब्लम जो भी थी हमने जो है सॉल्व करी, वो कम टाइम में ही जो है हमारी समस्या जो है वो सही हो जाएगी, यानी समस्या का समाधान कम समय में हम निकाल लेंगे, उसका निवारण कर लेंगे समस्या का। लेकिन जो सामान्य परिकल्पनाएं हैं जो, क्योंकि ये मौलिक है, तो मैंने मौलिक वाले में कोविड का एग्जांपल दिया था, तो मैं आप उसी से समझिए कि कोविड की समस्या जो है क्या आप थोड़े टाइम में सही कर देंगे। 2 साल से चला आ रहा है कोविड, अभी भी चले ही जा रहा है, अभी भी केसेस मिले ही जा रहे हैं। तो ये क्या एक जो थोड़ा टाइम है क्या उसमें ये सही हो पाया? नहीं हो पाया, बहुत लंबा टाइम। तो एक निश्चित अवधि के बाद ही
ये जो है परिकल्पनाएं ये सही साबित हो पाएंगी या इनकी सत्यता का जो है पता चल पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि क्रियात्मक परिकल्पना सही है कि नहीं ये थोड़े समय में पता चल जाता है, जबकि सामान्य परिकल्पना की सत्यता निश्चित अवधि के बाद स्थापित हो पाती है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, स्कूल की प्रॉब्लम हम कम समय में निकाल सकते हैं परिकल्पनाओं के आधार पर। जबकि आप कोविड का वैक्सीन देख लीजिए, काफ़ी लंबा ट्रायल चला, उसके बाद फिर हुआ कि नहीं अब आप इसे यूज कर सकते हैं, अब ये सत्यापित हो चुका है कि आप इसे लगवा सकते हैं। तो एक निश्चित अवधि के बाद ये चीज़ हुआ, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब बात करते हैं तीसरा, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का स्वरूप परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील है होता है। समान परिकल्पनाओं का स्वरूप अपेक्षाकृत कम परिवर्तनशील होता है। यानी अगर परिस्थिति जैसे क्रियात्मक क्या है कि क्लास में अगर हम किसी समस्या का निवारण करना चाहते हैं, समाधान करना चाहते हैं, तो हमने एक परिकल्पना तैयार की। अगर हमको लगा कि नहीं उससे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो हम उसमें स्थिति अनुसार जो है, परिस्थिति के अनुसार जो है थोड़ा बहुत चेंज करके हम उससे सही कर सकते हैं। लेकिन क्या समान परिकल्पनाओं में इतना जल्दी परिवर्तनशील हो पाएगा? नहीं। तो ये थोड़ा होता है लेकिन थोड़ा कम परिवर्तनशील होता है समान परिकल्पना, जबकि क्रियात्मक जो है हो जाता है ईजिली। तो ये आपका अंतर हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अच्छी क्रियात्मक परिकल्पना की विशेषताएं लिखिए। ये भी काफ़ी बार पूछा है, तो देख लेते हैं आंसर। या पूछ देगा केवल कि एक क्रियात्मक परिकल्पना की विशेषता, तब भी आप इसको लिखिएगा। अगर एक अच्छी क्रियात्मक परिकल्पना की विशेषता पूछेगा तब भी आप इसे लिखिएगा। तो इसमें लिखेंगे एक अच्छी क्रियात्मक परिकल्पनाओं में निम्न विशेषताएं होती हैं। तो क्या क्या विशेषता होती है इन परिकल्पनाओं में? पहला, परिकल्पना मितव्ययी होता है, तो यानी जो परिकल्पना है वो मितव्ययी हो। तो एक अच्छी परिकल्पना की विशेषता है क्या? यह मितव्ययी जो होना एक अच्छी परिकल्पना की विशेषता है। इसका तात्पर्य यह है कि परिकल्पना का स्वरूप ऐसा हो जिसको जिसकी यहाँ है तो आप इसको सही कर लीजिएगा, जिसकी जांच करने में समय, श्रम, धन कम से कम खर्च हो तथा सुविधा अधिक प्राप्त हो। यानी बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो। इन परिकल्पनाओं का स्वरूप ऐसा हो कि इसमें बहुत ज़्यादा समय न लगे, खर्च ज़्यादा ना हो, जो है मेहनत बहुत ज़्यादा ना लगे और आसानी से सुविधाजनक हो, सबके तक पहुँच मतलब इसकी पहुँच हो पाए, ऐसी परिकल्पना होनी चाहिए। तो ये हमारा ये विशेषता हो गया, या होती है। अच्छी क्रियात्मक परिकल्पना में ये विशेषता होती है। दूसरा हमारा है स्पष्टता। तो क्रियात्मक परिकल्पना को स्पष्ट शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है, अतः यह भी एक प्रमुख विशेषता है। जो क्रियात्मक परिकल्पना है हम उसको स्पष्ट शब्दों में बता सकते हैं कि आपकी परिकल्पना ये है। तो स्पष्टता होती है परिकल्पनाओं में, यानी उससे किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होता, वो स्पष्ट तौर पे बताता है कि आपको ये करना है या आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पष्टता जो है ये भी एक विशेषता है आपकी अच्छी क्रियात्मक परिकल्पना की। तीसरा है सोद्देश्यता, यानी उद्देश्य पूर्ण। तो क्रियात्मक परिकल्पना की एक विशेषता यह भी है कि वह उद्देश्यपूर्ण होता है। आप सभी को पता है कि क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत जो समस्या का निवारण होता है, हम उसके लिए अगर क्रियात्मक परिकल्पना बनाते हैं तो उस परिकल्पना का ये उद्देश्य होता है कि वो समस्या का निवारण करे, समाधान करे। तो उसका एक उद्देश्य जो है वो निश्चित होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह भी एक अच्छी क्रियात्मक परिकल्पना की विशेषता है कि वह कैसी होती है, वह उद्देश्य पूर्ण होती है। और चौथा हमारा है आपका अनुसंधानकर्ता की क्षमताओं के अनुकूल। यानी जो ये क्रियात्मक परिकल्पना होती है, एक अच्छी क्रियात्मक परिकल्पना की ये विशेषता यह भी है कि अनुसंधानकर्ता की क्षमता के अनुकूल होता है। यानी ऐसा नहीं कि कल्पना ऐसी हो कि अनुसंधानकर्ता यानी जो अनुसंधान कर रहा है वो सक्षम ही न हो उस परिकल्पना को अप्लाई करने का। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा गया है कि वो जो परिकल्पना आपकी है वो अनुसंधान जो कर रहा है उसकी क्षमता के अनुकूल होने चाहिए कि वो परिकल्पना जो है आराम से इजीली सरल जो है तरीके से अप्लाई कर सके या फॉलो कर सके। तो ये भी एक क्या है बहुत अच्छी विशेषता है कि जो आपका एक अच्छी क्रियात्मक परिकल्पना होती है वो आपके अनुसंधानकर्ता की क्षमताओं के अनुकूल होती है। पांचवा हमारा है समस्या से संबद्धता। तो इसमें लिखेंगे कि प्रत्येक क्रियात्मक परिकल्पना की एक विशेषता यह भी है कि यह समस्या से संबंधित होता है। वही चीज़ कि परिकल्पना तो तभी न बनाएंगे जब हमारी समस्या का समाधान करना होगा, तो समस्या से संबंधित परिकल्पना होगी। हमारी समस्या कुछ और है, परिकल्पना कुछ और ही बनाए जा रहे हैं, तो इससे तो समस्या का निवारण ही नहीं होगा। तो इसकी विशेषता यह होती है कि ये जो क्रियात्मक परिकल्पना होती है वो आपकी समस्या से संबंधित होती है। तो ये सारे विशेषताएं हमने यहाँ पे लिख दी। और भी विशेषताएं हैं लेकिन आई थिंक लघु के हैं तो इतना आपका इनफ है। आपसे 4 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है। अब 4 से ज़्यादा 5 तो मैंने ऑलरेडी करा ही दी हैं। इसके अलावा 2-3 बिंदु मैं लिख दे रही हूँ।
तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि इन सब के अतिरिक्त भी अन्य कई ऐसे बिंदु हैं जो क्रियात्मक परिकल्पना की विशेषता को स्पष्ट करता है, जैसे सत्यापनशीलता यानी वही प्रामाणिकता की बात की गई है, प्रभाव गंभीर यानी प्रभावपूर्ण होता है इत्यादि। तो आप चाहें तो इसको भी अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, बट आई थिंक इतना इनफ है। तो ये था आज का वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा कमेंट करके, और भी वीडियो मैं लेके आती रहूँगी ऐसे ही। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।